हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। पहले से पीपीटी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि आप लोग फिर पढ़ने लग जाते हो, नोट्स से मेरी बातों से ज़्यादा नोट्स पे ध्यान देते हो। तो यहाँ पे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे और ये हमारी लास्ट वीडियो है इस यूनिट की। इसके बाद में ये यूनिट आपकी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में हम फिर से बता रही हूँ, जेनेटिक के पर्पज़ से पढ़ेंगे। बाकी ये आपका किसका टॉपिक है, MHN का, MHN नहीं AHN का टॉपिक है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। तो आप उसका जो मैनेजमेंट वगैरह है वो प्रॉपरली आप उसके अंदर देखेंगे। बाकी डिजीज़ कंडीशन जो है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जेनेटिक्स में, तो उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले प्रथा के अनुसार हम क्या स्टार्ट करेंगे, इस हेडिंग्स को ब्रेक डाउन करेंगे और इसका मतलब समझेंगे। न्यूरल ट्यूब हमारी जो है वो एक ट्यूब होती है जो कि क्या होती है कि जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है ना, 28 डेज़ या 1 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, तब तक वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है और आगे जाके ये क्या बनाती है, खोपड़ी, ब्रेन बनाती हैं, खोपड़ी नहीं ब्रेन बनाती है और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ठीक है, इतना समझ आया कि न्यूरल ट्यूब क्या होती है। ये हमारे प्रेगनेंसी के 1 मंथ के अंदर अंदर प्रॉपर रेडी हो जाती है और आगे जाके यही हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है। अब डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं या कुछ ना कुछ गलती हो गई हो या फिर एबनॉर्मलिटीज़ बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो न्यूरल ट्यूब है इसके अंदर ही प्रॉब्लम देखने को आ रही है। इससे पहले जो हमने मैटरनल न्यूट्रिशन पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यूरल ट्यूब का अच्छे से फॉर्मेशन हो, अच्छे से बने, उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो गई या फिर कोई जेनेटिक कॉज हो गया, उसकी वजह से ये जो है न्यूरल ट्यूब जो है हमारी आपकी सबकी, ये जो न्यूरल ट्यूब है वो अच्छे से क्लोज़ नहीं हो पाती हैं। जो इसको 1 मंथ में क्लोज़ होना था ये क्लोज़ नहीं हो पाती है और इसका रिज़ल्ट होता है फिर बहुत सारी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, लाइक जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर ऐसे उभरी हुई दिखेगी आपको, या फिर जो ब्रेन का कुछ हिस्सा है वो ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से डेवलप नहीं होगी। ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है और इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। तो ये आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। तो अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, और 2 बेसिस पे हम देखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट बेसिस हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर, मतलब न्यूरल ट्यूब का क्लोजर जो है उसके बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहला है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज क्लोज्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा न्यूरल ट्यूब है उसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो पार्ट है वो ऐसे प्रोट्यूड तो हो गए। प्रोट्यूड का मतलब क्या होता है, उभार आना, ठीक है। लाइक ऐसे ये सीधी सीधी रस्सी है आपकी, आपने उसके अंदर उसको यूं कर दिया तो ये क्या हो गया, प्रोट्रूजन हो गया। वैसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब उसका कुछ पार्ट इस तरीके से प्रोट्रूड हो जाता है, उचक के बाहर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोट्रूजन बोलते हैं। सॉरी, प्रोट्रूजन वो होता है उभर के बाहर आना। और ये जो कंडीशन अगर न्यूरल ट्यूब्स में देखने को मिलती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं। अब इसके अंदर स्किन जो है वो कवर नहीं होती है, स्किन जो है वो कवर नहीं होती, कोई स्किन वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वो पार्ट बाहर आया हुआ है, तो वो क्या है, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और अगर यहाँ पे ही वहीं पे स्किन की कवरिंग प्रेजेंट है, स्किन की कवरिंग प्रेजेंट है, तो वो क्या है, क्लोज्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मतलब प्रोट्रूजन दोनों के अंदर है, एक के अंदर स्किन की कवरिंग प्रेजेंट है और एक के अंदर नहीं है। जिसके अंदर कवरिंग प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं,
क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और जिसके अंदर नहीं है वो क्या है, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। डोंट वरी, आगे मैं डायग्राम्स भी बताऊंगी। अब सेकंड हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्रेनियल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो क्रेनियल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ए फॉर एप्पल, एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो बोल सकते हैं हम ब्रेन जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, इस वजह से उसका जो साइज़ है वो हमें बहुत ही छोटा देखने को मिलता है या फिर धंसा हुआ देखने को मिलता है। तो एनेन्सेफेली के अंदर क्या होता है, क्रेनियम और वॉलेट इज़ आइदर अंडर डेवलप्ड और इनकम्प्लीट डेवलप्ड। और इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा, ऐसे धंसा हुआ पार्ट देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली, एक मिनट, हाँ, ये नॉर्मली ऐसे देखने को मिलेगा, धंसा हुआ पार्ट देखने को मिलेगा। बनाया नहीं जा रहा डायग्राम, एक ये मान लो ऐसे कुछ धंसा हुआ पार्ट देखने को मिलेगा। अब नॉर्मली ये यूँ होता है ना, ये यूँ नहीं दिखेगा, धंसा हुआ दिखेगा यहाँ से। और एनेन्सेफेलोसेली के अंदर क्या होता है, देखो सैले का मतलब क्या होता है, SCELE, इसका मेडिकल टर्म में इसका मतलब होता है हर्निएशन, या तो हर्निएशन या फिर स्वेलिंग। ठीक है, तो अब एनेन्सेफेलोसेली का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो है वो पार्ट जो ब्रेन का वो बाहर आया हुआ दिखेगा। देखो इसके मैं डायग्राम्स बताऊंगी क्लियरली। ए फॉर एप्पल के अंदर हमें क्या दिखेगा, धंसा हुआ दिखेगा, छोटा दिखेगा, अंडर डेवलप है। और ई फॉर एनसेफेलोसेले के अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्रोट्रूजन मिलेगा, बाहर आया हुआ मिलेगा क्रेनियल स्ट्रक्चर। बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी ये देखो, ये जो है वो हमारा क्या है, एनेन्सेफेलोसेले। और ये इसके अंदर ये जो पार्ट जो बाहर आया हुआ है ये आपका क्या हो गया, ये हमारा क्या था, एनेन्सेफेलोफैली था क्या, एनेन्सेफेलोफैली, सॉरी कब से गलत बोल रही हूँ मैं, एनेन्सेफेलोफैली। और एनेन्सेफेलोसेली के अंदर ये क्या है, ये देखो ये पार्ट जो है वो बाहर आया हुआ है, उभरा हुआ है। अब जब सर्च करोगे ना गूगल पे, एक अच्छा सा फोटो दिख जाएगा, बच्चा जिसका ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से, ये बिल्कुल इसी तरीके से उसका पार्ट बाहर आया हुआ है हेड का। अब इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, ये तो हो गया क्रेनियल प्रेजेंटेशन के बेसिस पे एनेन्सेफेलोसेली और एनेन्सेफेली। अब ठीक प्रोनाउंस किया मैंने। अब सेकंड हमारा क्या है, स्पाइनल प्रेजेंटेशन। स्पाइनल प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमने 3 टाइप्स में बांटा है। तो स्पाइनल प्रेजेंटेशन में भी हम क्या देख रहे हैं, स्पाइना बाइफिडा देख रहे हैं। अब बाइफिडा का मतलब क्या होता है, स्प्लिट। बाइफिडा का मतलब होता है स्प्लिट होना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, कभी एडिटिंग की है तो आपको पता होगा स्प्लिट मतलब क्या होता है, ऐसे पार्ट्स होते हैं, बोल सकते हैं डिवाइड हो जाना। तो स्पाइना बाइफिडा का मतलब क्या हो गया, स्पाइनल बाइफिडा का मतलब क्या हो गया, स्पाइन जो है वो क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। और ये इसके हम 3 टाइप्स देखेंगे। अब फर्स्ट टाइप क्या है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओकल्ट का मतलब होता है छुपना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में स्प्लिट तो हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में स्प्लिट तो हुआ है, लेकिन वो हिडन है, वो हमें दिख नहीं रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। So, NTD is not protruding outside, neither there is a sac, but there are gaps between the spinal which are hidden. तो स्पाइनल कॉर्ड्स के जो डिफेक्ट्स है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, या तो सैक फॉर्म हो जाती है या फिर ये प्रोट्रूड हो जाती है, पर इसमें कोई भी ये कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गैप्स हैं। फिर हमारा सेकेंड वन क्या है, मेनिंजियोसेले। सेले का मतलब हमने अभी क्या बताया था, स्वेलिंग या फिर हर्निएशन होना। ठीक है, मेनिंजियोसेले मतलब क्या है, जो हमारी मेनिंजाइटिस है उसका क्या हो रहा है, एक सैक फॉर्म हो रहा है, हर्निएशन हो रहा है। ये हर्निएशन हुआ तो ऑब्वियसली ये जो सैक, इसको हम बोलते हैं ना, ये सैक फॉर्म हो गया।
तो इसके अंदर सैक फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रही है, इन विच नो स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व। सिर्फ मेनिंजाइटिस का हो मेनिंजियल्स का हो रहा है, मेनिंजियल जो कवरिंग्स होती है उसका हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है और नर्व्स जो है वो भी इन्वॉल्व नहीं है। फिर हमारा होता है माइलो मेनिंजियोसेली। माइलो के अंदर क्या होता है, एक पाउच तो बन गया, पाउच मेनिंजियोसेली में भी बना था, पर फ़र्क क्या है, माइलो मेनिंजियोसेली में पाउच बना और इसके अंदर जो है वो नर्व्स इन्वॉल्व है। नर्व इन्वॉल्व है मतलब बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। सो यहाँ पे क्लियर हुआ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हमने टोटली इसके 3 क्लासिफिकेशंस देखे। सबसे पहला क्लोजर के बेसिस पे, ओपन एंड क्लोज, जिसके अंदर स्किन इन्वॉल्व है या नहीं है इसके बेसिस पे। सेकेंड वन हमने क्रेनियल प्रेजेंटेशन देखा जिसमें एनेंसेफेली एंड द सेकेंड वन इज एनसेफेलोसेली। एनेंसेफेली, हाँ सही बोला, ठीक है। एक के अंदर ब्रेन एक के अंदर वो जो है वो धस जाता है, अंडर डेवलप्ड होता है, और एक के अंदर प्रोट्यूजन हो जाता है। फिर स्पाइनल प्रेजेंटेशन के बेसिस पे 3, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। बाइफिडा का मतलब स्प्लिट होना, ओकल्टा का मतलब हिडन, मतलब प्रोट्यूजन तो है लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फिर मेनिंजियोसेली के अंदर क्या होता है, सैक फॉर्म हो रही है या फिर हम बोल सकते हैं एक पाउच फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्पाइनल और नर्व्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। फिर माइलो मेनिंजियोसेली के अंदर पाउच फॉर्म हो रहा है लेकिन जो नर्व्स है वो इन्वॉल्व है, और ये मोस्टली सीवियर कंडीशन है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक सिंड्रोम लाइक ट्राइसोमी 13 एंड ट्राइसोमी 18, एंड लो फॉलिक एसिड डाइट, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। फिर मैटरनल ड्रग थेरेपी लाइक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जिसको हमने क्या पढ़ा था, एंटी कन्वल्सन ड्रग के नाम से हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। फिर इसके बाद में इसका मैनेजमेंट क्या देंगे, फॉलिक एसिड की थेरेपी देंगे, जिसके अंदर जो अगर 1 मंथ है, अगर किसी को बेबी कंसीव करना है तो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे कि आप इससे 1 महीना पहले 400 माइक्रोग्राम MCG जो है वो डेली क्या लें, फॉलिक एसिड लें। और कंसेप्शन से लेके 12 वीक तक क्या बोलेंगे, 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक हम क्या बोलेंगे, 600 MCG डेली जो है वो इसको लेना है। और अगर कोई हिस्ट्री है तो हम इसमें इसकी डोजेज़ बढ़ा देंगे, प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी है NTD की तो डोज बढ़ जाएगी 40 mg पर डे। इसके बाद में ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड ये आपकी नॉर्मल स्पाइन है। फिर ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, मतलब इसके अंदर हिडन है, ये यहाँ पे आपको गैप्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सैक फॉर्म नहीं हुई है या फिर कोई भी जो हम बोल सकते हैं प्रोट्यूजन नहीं है। अब इसमें है मेनिंजियोसेली, इसके अंदर आप देख सकते हो ये नर्व्स आपकी जो है वो नॉर्मली है, इन्वॉल्व नहीं है, अब लेकिन सैक फॉर्म है। अब माइलो मेनिंजियोसेली में हम अच्छे से देख सकते हैं ये नर्व्स को भी इसने साथ में खींच लिया कि आ जाओ बहुत जगह है, तो ये माइलो मेनिंजियोसेली के अंदर देखने को मिला। फिर इसके बाद में ये आपके नेक्स्ट डायग्राम्स जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और ये जो है वो बेबी इस तरीके से दिखता है, स्पाइना बाइफिडा जो ओपनली है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी स्किन की कवरिंग नहीं है, तो ये हमें ओपन डिफेक्ट भी अच्छे से देखने को मिल गया। और यहाँ पे आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट खुशी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, जिसके बारे में हम पहले से ही बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम के अंदर हमारी क्या होता है, जो क्रोमोसोम 21 है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, मतलब एक्स्ट्रा ही आ जाता है वो, दहेज में बोल सकते हो, एक्स्ट्रा आ जाता है वो। सो डाउन सिंड्रोम के अंदर ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। सो अब इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे आगे, शॉर्टली जल्दी ही कवर कर लेंगे इसको, लीडिंग टू इंटेलेक्चुअल, और इसकी वजह से क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, और जो डेवलपमेंटल डिले है वो भी देखने को मिलता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो आपको पता होगा डेवलपमेंटल डिले क्या होता है। डेवलपमेंटल डिले मतलब क्या, जो नॉर्मल एज ग्रुप में जो चीज़ें हमें सीख जानी चाहिए थी, बड़े बड़े लेवल पे बोलूँ तो वो चीज़ हम नहीं सीख पाते, लाइक
अगर 2 साल का बच्चा जिस तरीके से बोलता है उस तरीके से कोई और दूसरा बच्चा नहीं बोल पा रहा है या फिर उसने बोलना ही स्टार्ट नहीं किया, तो उसमें क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलेगा। अब डाउन सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले डाउन सिंड्रोम को नाम किसने दिया था, जॉन लैंगडन हाइडन डाउन ने दिया था, हेडन डाउन ने दिया था, ये इनका नाम याद रखना। अब इंसिडेंस रेट की बात करें तो ग्लोबली 1000 लाइव्स में से एक लाइव बर्थ में से एक बच्चे को जो है वो डाउन सिंड्रोम होता है, और इंडिया में देखें तो हर 500 में से एक बच्चे को क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। इसके पीछे बहुत सारे ट्रेडिशनल रीजंस वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि आउटर कंट्रीज़ में पहले ही एमटीपी करवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एमटीपी का इतना चलन नहीं है। फिर कॉजेज़ की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जेनेटिक डिफेक्ट्स, या फिर AMA विच इज़ एडवांस मैटरनल एज, 35 ईयर्स के बाद में अगर बेबी कंसीव किया जा रहा है तो, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं टाइप्स की। अगर इसके बात करें तो इसके टाइप्स 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्राइसोमी 21 एंड सेकेंड वन इज़ मोसाइसिस्मा, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ। थर्ड वन इज़ ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो मोसाइसिस्मा ट्राइसोमी 21 के अंदर क्या होता है, बॉडी की हर सेल के अंदर हमें क्या दिखेगा, क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलेगी। लेकिन मोसाइसिस्म में क्या होता है, इसके अंदर कुछ सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी 21 की एक्स्ट्रा कॉपी, हर सेल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। एंड द थर्ड वन इज़ ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, हमारी चिड़िया किसी और के खेत चली गई, मतलब जो 21 क्रोमोसोम है वो अटैच हो गया, जो एक्स्ट्रा कॉपी थी ना वो किसी और क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गई। लाइक ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अरे इतना लाइक ये हमारा 21 वाला क्रोमोसोम था, अब इसके साथ में एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, ये तो ट्राइसोमी 21 हो गई। लेकिन ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, ये हमारा 21 वाला क्रोमोसोम है और ये मान लो 20 वाला जो क्रोमोसोम है उसके साथ में 21 वाली कॉपी आ गई कि मैं भी आ रही हूँ, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया। तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं। ट्राइसोमी 21 मतलब पूरी की पूरी इस बॉडी के अंदर क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी, सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी है। और मोसाइस्म के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ सेल्स के अंदर है, कुछ में नहीं है। ट्रांसलोकेशन मतलब जो है वो उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली। और ये हमारा जो बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम अगर वो उसको हुआ है तो ये जो सिचुएशन है वो देखने को मिलेगी। IQ जो है वो भाई साहब का बहुत कम होगा, एबनॉर्मल टीथ सोएंगे, एम्ब्लिकल हर्निया होगा, अम्बिलिकल हर्निया और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, वाइडली स्पेस्ड टोज, लो सेट ईयर एंड ब्रॉड पाम्स, एबनॉर्मल हार्ट एंड बाकी सब फ्लैट हेड्स वगैरह, ये सारी कंडीशंस जो है हमें देखने को मिलेगी। तो ये वही सेम चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम फिर से वही सेम चीज़ें। अब इसका डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन क्या है, जो कि हमने प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में मैंने बताया था कि क्या होता है, एमनियोसिंटेसिस होता है, सेंटेसिस होता है, जो कि हम कब करते हैं, 15 to 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल में करते हैं। अब इसमें रोल ऑफ नर्स क्या रहने वाला है डाउन सिंड्रोम के अंदर, जो कि मेनली आपको पता होना चाहिए। एज अ नर्स अगर किसी पेशेंट को, मैं बड़े बड़े शब्दों में बता देती हूँ फिर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम अगर किसी को हो रखा है तो उसमें नर्स का रोल क्या होगा, सबसे पहले तो हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, किसी डॉक्टर का रेफरल देंगे, और बस यही सब चीज़ें होंगी। बाकी रोल ऑफ नर्स के लिए अलग से वीडियो बन रखा है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के लिए स्पेसिफिकली मैं इसमें बता देती हूँ। सो द नर्स शुड होल्ड काउंसलिंग सेशंस, पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग सेशंस को होल्ड करना है।
फिर सी शुड एनकरेज द पेरेंट्स टू आस्क मैनी क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज करना। सी शुड मेक श्योर द पेरेंट्स होल्ड एंड स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड टू स्ट्रेंथन द अर्ली पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट। दोनों का जो है वो साथ में टाइम स्पेंड करे। ये रोल ऑफ नर्स जो है वो यही सारी चीज़ें जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बड़े बड़े वही सेम चीज़ें आएंगी। 4-5 कंसेंट फॉर्म लेना या फिर काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना, और जो सिमिलियर ग्रुप्स है उनसे इंट्रोड्यूस करवाना, रेफरल्स देना, डिस्चार्ज प्लान बनाना, गाइडलाइन प्रोवाइड करवाना ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, एंड पेरेंट्स को ट्रेन करना बच्चे की केयर के बारे में। ये सब आपका रोल ऑफ नर्स रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरी की पूरी सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होती है। पूरी की पूरी सेकंड यूनिट का मैं अभी रिव्यू नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर 75 स्लाइड्स की मैंने पीपीटी बनाई है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या था, 21 क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। इसमें ये 3 टाइप्स हो सकते हैं, या तो पूरे सेल्स में बने या फिर कुछ में बने, या फिर क्या ये कहीं और जो है वो शिफ्ट हो जाए किसी और क्रोमोसोम पे। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और जो एमनियोसेंटेसिस है वो हम डायग्नोसिस के तौर पे, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के तौर पे करते हैं। फिर ये रोल ऑफ नर्स था। सो थैंक यू वेरी मच। ये आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत बड़ी है वो भी। उसके बाद में आपका जेनेटिक जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यूनिट 3, 4th एंड 5th हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच।